Hello students, how are you? Myself Dr. MS Khan. Good morning to all of you. आज फिर जो है वेक्टर का एक और टॉपिक लेकर आए हैं और वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वेक्टर होता क्या है, दो और दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, उस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के टाइप का। तो वेक्टर्स आप जानते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वो फॉलो करता है वेक्टर अलजेब्रा को। और अगर एग्जांपल्स देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ये भी वेक्टर है। तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं और अलग अलग जो है उस वेक्टर्स को भी बांटा गया है, उसके टाइप्स में बांटा गया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो पहला यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यूनिट वेक्टर्स। बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर हम लोग काउंट करें तो आप लगभग 10 से 15 तरह का वेक्टर्स होता है। आप अगर देखें पहला यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो है यूनिट वेक्टर्स। उसी तरह से नल वेक्टर भी होता है, एक्सियल वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। आप और अगर जानना चाहेंगे तो पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। और पहला जो यहाँ पर टाइप्स मैंने लिखा है वो है यूनिट वेक्टर्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यूनिट वेक्टर्स का यूज़ जो है हम लोग वेक्टर के डायरेक्शंस को बताने के लिए करते हैं। क्यों कि यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताए, वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट से ही पता चल रहा है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं कि कोई भी वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यूनिट वेक्टर के सिंबल की बात करें तो यहाँ पर एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे तरीके से हमने लिखा है आई कैप, जे कैप और के, उसके ऊपर कैप है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर्स को ही, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शंस के साथ। और वो डायरेक्शन है कि अगर आई होगा यूनिट वेक्टर तो वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, अगर जे यूनिट वेक्टर होगा तो वो वाई एक्सिस की तरफ होगा, और जेड एक्सिस पे अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा रहे हैं और इसमें दिखा रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर है और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर है। अब और जानते हैं आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस भी होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो निगेटिव वाई एक्सिस भी होगा, और उसी तरह से अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो निगेटिव जेड एक्सिस भी होगा। तो अगर यूनिट वेक्टर आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा वो क्या होगा, माइनस आई। अगर निगेटिव वाई एक्सिस की भी बात करें तो यूनिट वेक्टर माइनस जे होगा। और उसी तरह से अगर हम निगेटिव जेड एक्सिस की बात करें तो वहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस के से रिप्रेजेंट होगा। तो यूनिट वेक्टर आई, जे और के ये रेक्टेंगुलर जो है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और कोई भी वेक्टर अगर एक्स, वाई और जेड पर है तो उसे हम लोग एक्स, वाई और जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यूनिट वेक्टर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर्स जो है वो एन कैप के रूप में दिखा रहे हैं, और वो एन कैप इज इक्वल टू कोई भी वेक्टर ए है
ठीक। और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर उसे डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर देगा। यानी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, उसी को अगर वेक्टर्स के रूप में लिखना है तो ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी को एग्जांपल्स हमने दिखाया है कि सपोज करो कि कोई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स यूज़ करेंगे तो इस वेक्टर का डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगा। और यहाँ दिख रहा है एक्स एक्सिस, और अभी हम बात कर रहे थे कि एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो आई होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव आई होगा। तो हम अगर ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिखा रहे हैं और वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो उसी ए वेक्टर्स को हम लोग 5i यूनिट लिख सकते हैं। तो ये फ़ायदा है यूनिट वेक्टर से, और हम लोग इस यूनिट वेक्टर्स का बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। इसका इम्पोर्टेंस जो है आपको आगे और समझ में आएगा। अभी आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम ये लिखें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, एग्जाम्पल में वो है 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, सपोज कर रहे हैं 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो हम लोग इसको 10 क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर जे से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को, तो 10j जो है यहाँ पर होगा, या 10 न्यूटन इंटू जे होगा। तो इस तरह से हम लोग i और j जो है या k, इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शंस को बताने के लिए। अगर ईस्ट की तरफ कोई वेक्टर है तो उसके डायरेक्शंस को भी हम लोग i, j और k या डिफरेंट डायरेक्शंस में जो दिया हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है उसे भी हम यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। किसी भी प्लेन में होगा तो हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नीट्यूड जो कि 1 होता है। किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर जब उसमें यूज़ करेंगे तो उस वेक्टर का डायरेक्शन जो है आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है यूनिट वेक्टर आप क्लियरली समझ चुके होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें, थोड़ा सा यहाँ पे इसको और साफ से अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर देखें कि वेक्टर a इज इक्वल टू -7j है, वेक्टर b इज इक्वल टू -11k, इसका मतलब क्या हुआ, कोई वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और किस डायरेक्शन में, -j का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x दिखा रहे हैं, ये y दिखा रहे हैं, z भी दिखा सकते हैं, ये z है। अब ये जो वेक्टर a है इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कहाँ जा रहा है, ये माइनस है और वो j के साथ है, इसका मतलब ये माइनस इधर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें तो ये -11k है। आपका ये जो z एक्सिस है ये पॉजिटिव z एक्सिस दिखा रहे हैं, तो इसका नेगेटिव जो होगा वो ये होगा। ध्यान ये रहे कि आप जो x, y और z एक्सिस यूज़ करते हैं वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम जो बोर्ड पे लिखते हैं वो यहाँ पर सरफेस है, प्लेन है, तो इसमें x, y या वाई जेड या जेड एक्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2 ही एक्सिस को यहाँ पर शो कर सकते हैं जो आपको क्लियरली दिख जाएगा। लेकिन थर्ड वाला जो एक्सिस है वो आपको इस बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। एज्यूम करेंगे कि ये जो जेड एक्सिस है वो इस एक्स और ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर
होता है। तो ये जो होगा वो इधर है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो है होगा एक्स वाई के वो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। और यहाँ जो बी वेक्टर है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू -11 का मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर 11, और डायरेक्शन भी पता चल गया कि नेगेटिव जेड एक्सिस पे। तो ये डायरेक्शन जो वेक्टर ए या बी है उसका पता कैसे चल रहा है, यूज़ हो रहा है क्या, यूनिट वेक्टर्स का, यहाँ पे जे और यहाँ पर के। तो बार बार ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर्स वेक्टर जो गिवन है उसके डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम चाहेंगे ऐसा कुछ जिससे आप और क्लियर समझें तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। और यहाँ पर सपोज करें कि कोई वेक्टर ए, ध्यान देना है, कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i प्लस 5j। कोई वेक्टर ए जो है वो 3i प्लस 5j के रूप में है, और आप को बताना है कि जो i और j के रूप में वेक्टर्स दिया हुआ है वो डायरेक्शन किस ओर होगा। तो आपको पता है कि i जो है वो आपका इस डायरेक्शन में होता है, तो 3i इधर हो गया। पॉजिटिव है यहाँ पर 5j, निगेटिव होता इधर आता, पॉजिटिव है आप यहाँ से खींच सकते हैं, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स दिया होगा तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। ये पहले रूल्स में आपको बता चुके हैं। तो 3i और यहाँ पर 5। अब चाहिएगा कि वेक्टर a जो है वो किस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और आपको बताया है कि 2 साइड्स अगर दिया हुआ है हेड और टेल के रूप में, तो उसका जो थर्ड साइड होगा जो ट्रायंगल्स बनाएगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो a का ये मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शंस को भी यहाँ पर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर a। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर i और j जो है आपको पता है कि ये कितने डिग्री पर है, 90, यानी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3i और 5j को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आप ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़े हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर होगा 3i का स्क्वायर प्लस 5j का स्क्वायर। फार्मूला अगर देखेंगे, याद करेंगे, तो उसके लिए आपको हमने बताया था कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चूँकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, इस वजह से बाकी जो अगला टर्म है वो 0 हो जा रहा है, और जो बच रहा है वो है ये। अब देखिए i और j के रूप में लिखें, i यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और j भी यूनिट वेक्टर है। तो i का मैग्नीट्यूड और j का यूनिट वेक्टर होने की वजह से क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको और करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो इसका आंसर अगर रूट में देखेंगे तो 34 आएगा। अब ये जो यूनिट होगा यहाँ पे दिया हुआ वो यहाँ पर यूनिट लगाएंगे, कुछ अगर नहीं है तो सिर्फ यूनिट लिख देते हैं। क्या फाइंड आउट हो रहा है, मैग्नीट्यूड। हेल्प किसका है, तो यूनिट वेक्टर्स का। i, j और k दिया हुआ अगर, तो हम समझ रहे हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके एडिशंस को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, ऐड करना चाहें दो वेक्टर्स को, जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे ऐड करेंगे। अब एक चीज़ और बताए थे कि जब एडिशन करेंगे वेक्टर का तो उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दोनों फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो अब बाकी रह गया। तो यहाँ पर उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पहले भी बताया है, tan का यूज़ करिएगा। और tan अल्फा इज इक्वल टू सामने इसके परपेंडिकुलर, जिसको p, और यहाँ पर 5 है और बेस 3।
अल्फ़ा को हमको यहाँ पे चाहिए फाइंड आउट करना, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। ये इसका डायरेक्शन है। अब इसको डिग्री में भी आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे, लॉग टेबल्स में देखेंगे तो आपको इजीली इसका डिग्री में वैल्यू पता चल जाएगा। तो आगे जो है अब हम लोग दूसरा टाइप्स देखते हैं। यूनिट वेक्टर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशंस में आपको ये पोजीशन वेक्टर दिखाई देगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का वो है पोजीशन वेक्टर। और भी टाइप्स हमने बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, नल वेक्टर, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर अब जो है लिखने जा रहे हैं वो दूसरा टाइप, वो है पोजीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिहाज से ये पोजीशन वेक्टर, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिया है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, x है, y है और z है, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो O है। कहा कि एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोई कार है, कोई बस है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और अभी जो है ये P पॉइंट पर है। कहाँ पर है? P पॉइंट पे। तो कहा P पॉइंट पे जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है या जो मूव कर रहा है, वो इस ओरिजिन से, इस कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से क्या उसका पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं किसी पार्टिकल का पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल with the reference of origin of coordinate axis is called position vector। यानी यहाँ पर अगर हम P पॉइंट दिखा रहे हैं पार्टिकल्स का किसी गिवन टाइम में, तो पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो होगा वो, ये सपोज करते हैं R है, ओरिजिन से लेके चलेंगे, दूसरी तरफ जा रहा है ये, ठीक है, सीधा कर लें। तो ये जो P पॉइंट दिखा है यहाँ पर पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं, तो इस पार्टिकल का पोजीशन इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, जिस वेक्टर्स के द्वारा बताया जाएगा, वो वेक्टर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। अब ये x और y एक्सिस पर ये P पॉइंट दिख रहा है या कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो मूव कर रहा है, इसका मतलब ये x और y कोऑर्डिनेट पे है, और हम इस P पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं x और y। तो x y को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो r के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो r यहाँ पर क्या बताए? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर वाला जो है x है और ये वाला जो है आपका y है। तो हम पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो कह सकते हैं कि वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से। डेफिनेशन उम्मीद है आप जान गए होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। तो R इज अ पोजीशन वेक्टर, और R को अगर हम लोग यहाँ पर शो करें तो सपोज करो कि X एक वेक्टर है और Y कोऑर्डिनेट पे एक वेक्टर, तो R इज अ पोजीशन वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स X एंड वेक्टर y। अगर z एक्सिस भी है तो उसका वेक्टर को भी हम z से शो कर सकते हैं। तो वेक्टर x प्लस वेक्टर y और प्लस वेक्टर z जो है ये पोजीशन वेक्टर है r के। तो सम ऑफ x y z वेक्टर्स इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, क्योंकि r जो है वो उस पार्टिकल के पोजीशंस को बता रहा है और वो पोजीशन उसका मेजर जो हो रहा है वो यहाँ पर ओरिजिन से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड
पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो जो गिवन डायरेक्शन होगा वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स के रूप में, वही डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का बताएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग लिखना चाहते हैं और करके तो r इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे। अगर तीनों एक्सिस दिखाए हैं तो आपको यहाँ पर z को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू अगर यूनिट वेक्टर में शामिल करें तो ये x एक्सिस वाला शो कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर इसके साथ क्या आएगा i। ये y एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो वाई आई, प्लस अगर z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर z तो यहाँ पर z k हो सकता है। तो एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पे सही करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, जो सम होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। और हम इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहते हैं तो r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जब परपेंडिकुलर रहेगा तो उसके लिए क्या कह रहे थे, स्क्वायर करेंगे। तो एक्स आई का स्क्वायर, वाई जे का स्क्वायर और प्लस जेड के का स्क्वायर। यहाँ पे सब पे यूनिट वेक्टर का साइन जरूर लगाइए। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यूनिट वेक्टर है आपका 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो आई जे और के है उसको अगर हम लोग यहाँ से यूनिट वेक्टर 1 ले लिया जाए तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है तो अगर 2 ही दिया रहेगा एक्स वाई दिया रहेगा तो हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे। अगर मतलब 2 दिया हुआ है चाहे वो एक्स जेड हो, एक्स वाई हो या वाई जेड हो, तो हम यही करेंगे कि अंडर रूट जो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस दिया होगा उसके स्क्वायर का रूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो पोजीशन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन अगर चाहते हैं तो ये वही डायरेक्शन है अल्फ़ा, और हम tan अल्फ़ा को यूज़ करेंगे। तो tan अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर के लिए जो यूज़ हो रहा है वो y है, तो यहाँ पे y, अब y जो बेस है वो क्या यूज़ हो रहा है x, तो y बाई क्या हो गया x। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। अल्फ़ा गिव द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस या फ्रॉम गिवन वेक्टर along x। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से समझना चाहेंगे तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चंस किस तरह का है वो बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, लेकिन वो पोजीशन ओरिजिन से मेजर होगा और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन अभी हमने कहा वो इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब जो है उसी तरह का क्वेश्चंस जो पोजीशन वेक्टर का हमेशा पूछता है, तो सपोज कर लीजिए इफ़ वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। ठीक, एक पोजीशन वेक्टर है r और वो दिया हुआ है 3i माइनस 4j। आपको इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ r रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर्स को। तो मैग्नीट्यूड जो है आप देखेंगे कि ये i और j परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो आप एक चीज़ और साइन देखेंगे कि ये नेगेटिव में है, तो ये तो पॉजिटिव है तो आप इधर खींच दीजिए। किधर जा रहा है ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो 3i। दूसरा माइनस जे है तो ये पॉजिटिव जे ऊपर होगा, माइनस जो होगा वो यहाँ होगा, तो माइनस जे जो है यहाँ पे ये माइनस 4j। पोजीशन वेक्टर को कहाँ से काउंट कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो ये इसका ओरिजिन है ना। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उस पोजीशन का, यानी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं
और यही दिया हुआ है आपका r, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3i और -4j दिया हुआ है। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो हम यहाँ जो r है इसी r को फाइंड आउट करेंगे और यही r जो दिया हुआ है वो 3i - 4j, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो r = √3i का स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पर है क्योंकि a² + b² + 2ab cos थीटा, तो प्लस यहाँ पर है और ये क्या दिया हुआ है -4j का स्क्वायर। ये इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है j को और j जो है वो नेगेटिव y एक्सिस पे है इसलिए वो नेगेटिव है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव। तो 3 3 जा 9 + 4 4 जा 60, सॉल्व किया √25 जो कि यहाँ क्या आया 5। अब ये जनरली पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस के रूप में है, अगर ये मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर दिया हुआ है तो हम वहाँ पर कुछ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं शो किया इसलिए यूनिट 5 यूनिट लिख रहे हैं। उसी तरह से इसका डायरेक्शन अगर चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था अभी, तो इसी को फिर से एक बार देखें तो tan अल्फा = y/x, यहाँ y जो है वो 4 है -4 है और आपका x जो है वो 3 है, तो -4/3। इसी तरह से यहाँ पे पुट करिए tan इनवर्स y की जगह पे -4 और ये 3, तो इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप यहाँ पर देखिए, नेगेटिव ये आपका y डैश एक्सिस है या नेगेटिव y एक्सिस और ये x है, तो आपके x और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। उम्मीद है आप इस तरह का क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे आगे। अगर एक क्वेश्चन और चाहते हैं तो एक बार ट्राई करिए, इसको भी आप देखिए क्या है। सपोज करते हैं, एक्चुअल में थोड़ी सी ज़्यादा भिंगा दिया, बोर्ड पे पानी रह जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो पोजीशन वेक्टर के रूप में है ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। P पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है तो मान लिया जाए 1 1 और 1, ठीक है, सेंटीमीटर में है। फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, पहले बताना है कि पोजीशन वेक्टर कौन होगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन, ठीक है। चौथा एक चीज़ और यहाँ पे शामिल कर देते हैं ताकि आप और जो है बहुत सारा क्वेश्चंस में दिख जाएगा, तो यूनिट वेक्टर को भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि उसको भी आप समझ पाएँ कि कैसे उसको भी कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, सिंपली 1 1 1 दिया हुआ, यानी 1 1 और 1 जो है वो x y z कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो r, वो यहाँ पर जो दिख रहा है वो i के रूप में दिख रहा है, प्लस j के रूप में दिख रहा है और k के रूप में दिख रहा है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर। यही ना हुआ पोजीशन वेक्टर, तो आपका पहला जो रिप्रेजेंट हो गया पोजीशन वेक्टर वो i + j और +k। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। इस तरह से क्या दिख रहा है, i j k तीनों परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड i j k का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आया जी √3 आया, ठीक है। सेंटीमीटर है यहाँ पर तो लिखेंगे सेंटीमीटर। अब डायरेक्शन अभी बताया कि डायरेक्शन, तो यहाँ से आप फाइंड आउट करिएगा ये और इसके ऊपर ड्रॉ करिए, आपको दिख जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो tan अल्फ़ा, तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका तो b जो है p/b होता है ना, तो p परपेंडिकुलर है जो कि 1 है और बेस भी 1 है, तो 1 आ रहा है। तो अल्फ़ा इसका मतलब है कि यहाँ पे 40
5 डिग्री। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है इस आर का, अब दिखा सकते हैं, वो आर का डायरेक्शन यहाँ अल्फ़ा 45 डिग्री है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो ये इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर लिया। एक चीज़ यहाँ पर ऐड किए हैं वो है यूनिट वेक्टर। तो अब जो है कैसे यूनिट वेक्टर को आप फाइंड आउट करिएगा वो ज़रा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखिए, आपको बता चुके हैं कि यूनिट वेक्टर्स होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, कैप है एन, वो यूनिट वेक्टर बता रहा है। कोई वेक्टर ए है और बता रहे थे कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर देगा। अब ए जो वेक्टर है यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वो पोजीशन वेक्टर आर के रूप में, और उसी पोजीशन वेक्टर का ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। आर जो दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर वो आई है, जे अभी अभी फाइंड आउट किए थे के है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी अभी हमने फाइंड आउट किया, तो आर का मैग्नीट्यूड जो फाइंड आउट किए वो √3 फाइंड आउट किए। तो यही आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं 1/√3 आई प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं j/√3, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा आपको, और यहाँ पर 1/√3। ये जो फाइंड आउट हो गया वो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। कोई टफ नहीं होता है, कंसेप्ट अगर क्लियर रखिएगा तो सभी न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व करेंगे। एक टाइप्स और देखते हैं यहाँ पे, और पोजीशन वेक्टर के साथ साथ वो भी है, तो उसको जो है यहाँ पर बताते हैं। और वो जो टाइप्स है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जानते हैं आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, ठीक। तो एक वेक्टर है, इस वेक्टर्स को हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में भी बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। क्लियर है। अब सपोज करें कि एक पार्टिकल पी पॉइंट पे है, और इस पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ये पी पॉइंट पे था, इसका कोऑर्डिनेट अगर दिखाना चाहते हैं तो x1 y1 z1, यानी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, उसको उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है। अब P से ये मान लिया मूव कर जा रहा है Q की तरफ, ठीक। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ से, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो Q का जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, ठीक है, वो उसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ सपोज कर लें कि वो r2 उसका पोजीशन वेक्टर है, और जो चेंज कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ P पर था तो x1 y1 और z1 है, Q पे चला आया किसी आफ्टर टाइम t कह दे, तो उसका कोऑर्डिनेट हो रहा है x2 y2 और z2। यानी पार्टिकल्स P से Q मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू origin, that means position vector r1 give the position of particle at point P, and position vector r2 which give the position of particle, है ना, Q after time t when particles move from P to Q। तो हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन है। हमको जाना है P से Q, P से Q। तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं क्या करेंगे, वहीं पर से शॉर्टकट यहाँ कवर करेंगे। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ हो रहा है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, और यही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो क्या बता रहा है, पोजीशन को ही बता रहा है। क्या बता रहा है,
पोजीशन को बता रहा है। कैसे? अगर आप चले थे ऐसे, फिर आप आ गए ऐसे, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ये होगा। मतलब अगर वेक्टर्स में चलेंगे तो पोजीशन वेक्टर r1 है, और ये PQ को अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा r कह देते हैं, तो r1 प्लस डेल्टा r गिव द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r2, है ना। यानी यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो डेल्टा r है, और वो डेल्टा r जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो पोजीशन वेक्टर के साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पोजीशन Q का बता रहा है, Q का बता रहा है, Q का बता रहा है विथ द रेफरेंस ऑफ पॉइंट P। ये नहीं बता रहा है कि Q का जो है मतलब पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, नहीं बता रहा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है जो किसी अदर पॉइंट से विदाउट ओरिजिन हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट के, ये किसी अदर पॉइंट पे भी हम उसके पोजीशंस को दिखा सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। यहाँ पर बात समझिए, एक बार फिर से रिवाइज कराएं कि सपोज करो कि एक पार्टिकल P है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, वही पार्टिकल आफ्टर टाइम t यानी t टाइम के बाद Q पे जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये r1 और r2 तो नहीं दिख रहा है, शॉर्टेज पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वो कौन होगा? P से Q। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही यहाँ पे वेक्टर के रूप में, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता सकते हैं कि ये पोजीशंस को ही बता रहा है, पोजीशन को ही बता रहा है, किसी पार्टिकल के पोजीशन को बता रहा है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से हो। तो इस Q का पोजीशन इस P पॉइंट के रेफरेंस से पता चल जा रहा है। तो अगर P पॉइंट के रेफरेंस से Q का पोजीशन पता चल रहा है जिस वेक्टर से, वही वेक्टर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसे हम लोग डेल्टा R से शो कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बाई ट्रायंगल लॉ पे चलें, बाई ट्रायंगल लॉ, ठीक है, तो उस बाई ट्रायंगल लॉ में देखेंगे कि ये r1 है, फिर ये डेल्टा r है, तो हम कह सकते हैं कि r1 पोजीशन वेक्टर डेल्टा r। अब इन दोनों का जो सम होगा वो कौन देगा? ये r2। यहाँ पर डेल्टा r हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि यही डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देख रहे हैं आप। तो डेल्टा r इज इक्वल टू क्या होगा? r2 माइनस r1। तो आप एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डिफरेंस है किसका? पोजीशन वेक्टर्स का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू गिवन पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2। ठीक है, तो हम डेल्टा r जो है यहाँ पर कह सकते हैं इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर आप चाहिएगा कि r1 पुट करें, एंड r1 जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है x1 y1 z1 के रूप में है, तो आप वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं x1 y1 प्लस z1। अगर इसको यूनिट वेक्टर को शामिल करिएगा तो x1i प्लस y1j और प्लस z1k। क्लियर है? उसी तरह से दूसरी जो पोजीशन वेक्टर था यहाँ पे r2, उसको x2 दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, x2 y2 और z2। तो x2 वेक्टर अगर शो कर रहे हैं यहाँ पे y2 और प्लस z2, तो इसको भी यूनिट वेक्टर्स के रूप में लिखिए, x2 i प्लस y2j और प्लस z2k। उम्मीद है पोजीशन वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना जानते हैं। और अब जो फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर होगा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अभी अभी बताए कि माइनस करना है। तो उम्मीद है आप इसको माइनस कर देंगे, तो r2 माइनस क्या हो जाएगा? r1। अब आप इसको अगर चाहते हैं सॉल्व करना
तो आसानी से कर लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डिफरेंस है टू गिवन पोजीशन वेक्टर्स के, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कोऑर्डिनेट के ओरिजिन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। वो बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी गिवन पार्टिकल के पोजीशन को किसी दूसरे पार्टिकल के पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है P से Q, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस Q के पोजीशंस को बता रहा है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा है, बल्कि इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कौन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें, या अगर आप ये समझें कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पोजीशन बता रहा है पार्टिकल्स का विथ रिस्पेक्ट टू P अदर देन ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। आप अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा इसको तो देख लीजिए। तो आपको R2 माइनस R1 करना है यहाँ पे डेल्टा R, इसका आपको मैग्नीट्यूड जो है R2। तो R2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, मिट गया यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है, x2i। ठीक है, सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, आप देखिएगा इसको, x2 माइनस x1i, ठीक, प्लस क्या था, y2 माइनस y1, ये j कॉमन ले लिया i j को, और यहाँ पर जो दिख जाएगा वो z2 माइनस z1 के। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चाहते हैं मैग्नीट्यूड निकाला, तो सबको क्या करिएगा, x2 x1 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर 1 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को, उसके मैग्नीट्यूड को, और उसी तरह से डायरेक्शंस को अगर फाइंड आउट करेंगे तो फिर यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा, जो कि P बाई B होता है। तो P जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर Y जो शो कर रहे हैं वो है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x एक्सिस जो है, यानी P y एक्सिस को शो कर रहा है, और जो यहाँ पे बेस है वो x एक्सिस, और वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर x2 माइनस x1। तो इस तरह से अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आज सीखा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें आज जो डिस्कस किए वो था यूनिट वेक्टर, दूसरा बताया पोजीशन वेक्टर, और तीसरा अभी जो हमने बताया वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेनली जो ये 3 वेक्टर्स हैं ये हर न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ होने वाला है, इसलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट जो उसके टाइप्स है उस पर बात कर रहे थे, और इसका एप्लीकेशन जो आपको अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के रूप में दिखाया है, तो ये आगे भी आपको मिलेगा देखने को। तो आप कोशिश करें कि उस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकें। कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स पे आपका क्वेश्चंस होगा अगर, तो मैं उसको हल कर भेजेंगे। दूसरा, आप जब भी यूट्यूब देखें तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको पता चले कि अगला लेक्चर जो है वो आपके पास जो है आ गया है और आप उसकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए, स्टडी करिए और अपने करियर को बेहतर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।